Hello everyone, this is Saurabh Prajapati and welcome to my YouTube channel. So as you can see on the screen that this is a master video. बच्चों मास्टर वीडियो मैंने इसलिए नाम इसका दिया है क्योंकि ये ऐसा वीडियो है जिसमें आपको सारे कंसेप्ट्स एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, जितना भी आपके चैप्टर 1 का सिलेबस है दैट विल इंक्लूड दिस वीडियो। सो इस वीडियो में मैंने कई सारे स्लाइड्स बनाए हुए हैं और जो है आपके नोट्स भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जितने भी नोट्स हैं, जितने भी इसमें कंसेप्ट्स हैं, वो आप इसको यहाँ से राइट कर लेंगे अपनी कॉपी में। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके कुछ पॉइंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं कुछ वीडियोज़ में, तो इसमें मैं जो है आपको शुरू से फिर से बताता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज क्या है? इट इज अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। ओके, तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपके लिए मैंने लिखे हुए हैं कि केमिकल चेंज में बेसिकली होता क्या है। न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म, ठीक है, नए सब्सटेंस बनते हैं। ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो और एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व। ठीक है, जिसमें एनर्जी का चेंज होता है। एनर्जी का चेंज होता है मतलब एनर्जी गेन होता है या तो एनर्जी लॉस होता है। देयर इज ए चेंज इन मास ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसमें मास का भी चेंज होता है। ये भी एक केमिकल चेंज में आप देख सकते हो। क्योंकि मास क्यों चेंज होता है? अच्छा, टोटल जो मास है वो टोटल मास अनचेंज होता है। जो टोटल फाइनल मास है वो अनचेंज होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो उसमें से कुछ गैस का भी फॉर्मेशन होता है। तो गैस जो फॉर्म होता है वो गैस इवॉल्व हो जाता है, वहां से निकल जाता है, जिससे प्रोडक्ट का जो फाइनल मास है वो क्या होता है, कुछ कम हो जाता है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग केमिकल चेंज के। ये आपको चारे पॉइंट्स याद करने, मैंने बहुत ही कंसाइज फॉर्म में कर दिया है। जितना भी आपको नोट्स इसमें दिखेगा ये बहुत ही कंसाइज फॉर्म में है और इट इज मोर देन सफिशिएंट। बहुत ही सफिशिएंट है आपके लिए। आपको इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वैसे मैं आपको जो है इसके बाद भी कहूंगा कि यू शुड रीड योर बुक्स। ठीक है, दैट इज वेरी इसेंशियल। आपको बुक अपनी पढ़नी चाहिए। लेकिन फाइनली आप इस वीडियो से अपने नोट्स बना सकते हैं और उसके बाद में आपको इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बता रहा था मैं एग्जाम्पल आप देखेंगे केमिकल चेंज का। कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, सोरिंग ऑफ मिल्क, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ये जितने भी मेन एग्जाम्पल्स हैं मैंने इसमें राइट कर दिया है। फिर देखते हैं केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में कि रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है क्यों, वाई? क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, एक दो बार आया हुआ है क्वेश्चन कि जस्टिफाई दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज। तो इसीलिए मैंने इसको अलग से नोट करके इसके रीजंस को लिखा हुआ है। अ न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, मीन्स एक नया सब्सटेंस, जब भी रस्टिंग होती है तो उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, जैसे हम जंग कहते हैं, और उसी जंग का केमिकल नेम होता है आयरन ऑक्साइड। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज द चेंज इज परमानेंट। द आर्टिकल हैज गॉट अ रस्ट लेयर विच में ओनली पील ऑफ। यानी कि ये जो चेंज होता है वो परमानेंट होता है, रिवर्सेबल चेंज नहीं होता है कि आप चाहो कि जंग से फिर से लोहा बन जाए, है ना, आयरन फॉर्म हो जाए दोबारा। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो एक बार रस्टिंग हुई तो वो हो गया परमानेंट। और जो रस्टिंग की लेयर है, जो आयरन ऑक्साइड की लेयर है, वो उसको बाहर पील ऑफ भी हो सकता है, उसको निकाला भी जा सकता है। देयर इज अ चेंज इन इंक्रीज इन मास व्हेन रस्ट फॉर्म्स। तो देखिए क्या होगा कि जब ऑक्सीजन जो आसपास का एटमॉस्फेयर है उसमें से जब मॉइस्चर यानी कि वाटर रिएक्ट करता है आयरन से, तभी आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है। दैट मीन्स जंग बनती है। तो उसमें जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ऐड होने की वजह से जो फाइनल वेट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये आपको जानना है। जंग लगने के बाद जो लोहा होता है वो भारी हो जाता है, ना कि हल्का होता है। कई बच्चों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि जंग लगने के बाद वो सामान हल्का हो जाता है। नहीं, उसका जो टोटल मास है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एन एनर्जी चेंज हैज टेकन प्लेस विच मे नॉट बी विजिबल। तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी भी चेंज होता है, यानी कि एनर्जी
इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी लग रही है, एटमॉस्फेयर से जो मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं, ऐड करने के लिए एनर्जी देखनी पड़ती है और बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। और रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो स्लोएस्ट केमिकल चेंज है, ये भी आप जान लीजिए, बहुत स्लो प्रोसेस है, इतना फास्ट रिएक्शन नहीं होता उसमें, है ना, काफ़ी वक्त लगता है रस्टिंग होने में। इसीलिए यहाँ पे लिखा है विच मे नॉट बी विजिबल, आपको ऐसे दिखाई नहीं देने वाला है। चलिए, ये हो गया केमिकल चेंज। इसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, एक पॉइंट है, केमिकल चेंज इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन and the reaction it is in the two form, exothermic reaction, endothermic reaction। रिएक्शन टू टाइप से हो सकता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो। अब देखिए, इसके बाद हम टाइप ऑफ रिएक्शन तो पढ़ेंगे ही, ठीक है, लेकिन ये जो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, ये एनर्जी के बेसिस पे आपको ये जानना है। एनर्जी के बेसिस पे दो फॉर्म होते हैं, एनर्जी के बेसिस पे, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी होती है, ठीक है। ए केमिकल रिएक्शन विच इज अकम्पेन्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि एक कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या हो रहा है, CO2 गैस फॉर्म हो रही है और 393.5 किलो जूल की एनर्जी इवॉल्व हो रही है, यानी निकल रही है। इसी तरह से आप देखोगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सॉरी, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं, दोनों गैसियस फॉर्म में, तो क्या बनता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे NH3, ठीक है, और 92.3 किलो जूल इतनी एनर्जी इवॉल्व हो रही है। तो ये चीज़ हो गया, आपको इस तरह से लिखना होता है जी, ये दोनों रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है उसको हम साइड में लिख लेते हैं। तो अब इसके बाद देखेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसी का जस्ट अपोजिट है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है, नहीं इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। जिसमें इन्वॉल्व होती है, हम अब ये कह लें कि जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, दोनों चीज़ आप कह सकते हैं, इन्वॉल्व होती है तो एब्जॉर्ब होती है। ए केमिकल रिएक्शन विच इज अकम्पनाइड बाय absorption of heat energy is known as exothermic reaction. For example, N2 plus O2 gives out, N2 plus O2, और इसमें 180.5 किलो जूल एनर्जी हम जब एब्जॉर्ब कराते हैं या फिर वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो NO का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है। अब दूसरा एग्जाम्पल है HgO। Hg होता है लेड का सिंबल, और यहाँ पे आपको मिलेगा 180 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ पे Hg अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में निकल जाता है वहाँ से। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दो एग्जाम्पल हमने देखा जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का है। आपको ये रिएक्शंस देख लेने, लिख लेने, याद कर लेने। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज in term of symbols and formula of the reactant and product is known as chemical equation of the reaction। तो केमिकल चेंज का जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं किस फॉर्म में, सिंबल के साथ या फॉर्मूले के साथ जिसमें रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, उसी रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो सकता है या अनबैलेंस्ड हो सकता है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट साइड में, ये जैसे रिएक्टेंट था ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये पूरा पार्ट रिएक्टेंट है और ये पार्ट प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में जो नंबर ऑफ एटम होता है वो सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स इसमें यूज हैं उसके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, तब वो कहलाएगा बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो डेफिनेशन के फॉर्म में अगर हम देखें तो डेफिनेशन इसकी मिलेगी, एन इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, दिस वन।
अ केमिकल चेंज, ये हो गया ए केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड सो दैट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन आर द सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। दैट मीन्स अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उन दोनों के नंबर ऑफ एटम्स को हमें इक्वल करना पड़ता है। जो भी आप कंपाउंड या मॉलिक्यूल देखोगे उसके नंबर ऑफ एटम्स को हमें इक्वल करना पड़ता है, और इसका एक प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को इसी प्रोसेस को कहते हैं बैलेंसिंग, केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग। तो एक एग्जांपल से मैंने यहाँ नीचे समझाया हुआ है कि इसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, ये सारे जितने स्टेप्स हैं उसको हम देखेंगे, और यही स्टेप यूज़ करते हैं हम बाकी सारी इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए। तो अभी आपके जो सिलेबस में क्लास 10th में जो बैलेंसिंग का मेथड है वो हिट एंड ट्रायल से करते हैं। ठीक है, फिर 11th 12th में जब जाओगे तो उसके बाद वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के मेथड से भी बैलेंसिंग सिखाया जाता है। तो यहाँ भी आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है। तो देखिए इसमें जो सबसे पहले स्टेप है राइट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो इक्वेशन हमें बैलेंस करना है उसको आप लिख लो। ठीक, जैसे यहाँ पे है C3H8 + O2 गिव्स आउट CO2 + H2O। अब आप देखोगे कि ये बैलेंस है या नहीं। जैसे कार्बन देखोगे, यहाँ पे कार्बन कितना है 3, और इस साइड में कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 8, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1। तो कुल मिलाकर के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी अनबैलेंस्ड हैं। तो आपको स्टेप 2 में करना है फाइंड वन एटम दैट ऑकर्स ओनली इन वन सब्सटेंस ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक ये है कि आपको ऐसा एटम फाइंड करना है जो दोनों साइड में किस में हो, किसी सब्सटेंस में हो या किसी कंपाउंड में हो। जैसे कार्बन आप देख पा रहे हो कि यहाँ भी कंपाउंड के फॉर्म में, यहाँ भी कार्बन कंपाउंड के फॉर्म में। ठीक है, तो आपने कार्बन को ले लिया, किसी भी एक को, आप हाइड्रोजन को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम कार्बन को हम लेकर के देखते हैं। अगर C3 है और यहाँ C है केवल, ठीक है, तो दोनों साइड में कार्बन को बैलेंस करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे किसी एक एटम से स्टार्ट करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद में देखेंगे कि वो बैलेंस हुआ तो दूसरा फिर एटम काउंट करेंगे कि दूसरा एटम बैलेंस हुआ या नहीं। जैसे यहाँ पे 3 कार्बन है, इस कार्बन के आगे अगर हम यहाँ 3 बढ़ा दें, जैसे कि यहाँ पे देखें 3 बढ़ा दें तो कार्बन तो 3 हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। ये 3 कार्बन आगे बढ़ा दिया तो 3 कार्बन। लेकिन इसके बाद फिर देखते हैं कि ऑक्सीजन कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, इसको दोबारा हम काउंट करेंगे। फाइंड कोफिशिएंट टू बैलेंस दिस आइटम। ये मैंने अभी बताया आपको, ऐसा कोफिशिएंट आपको लेना होता है, यानी नंबर देखना होता है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो बैलेंस हो जाए। अब जब 3 का यहाँ पे आगे हम लिखते हैं तो ये 3 केवल C के साथ नहीं आया, अब 3 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑक्सीजन जो है पहले 2 था वो अब 3 × 2 = 6 हो गया। सो नाउ ऑन द 4th स्टेप, दैट इज फाइंड अनदर अनबैलेंस्ड आइटम विच ऑकर्स इन ओनली वन सब्सटेंस। ओके, यानी कार्बन आपने बैलेंस किया, कार्बन बैलेंस करने के बाद में आप देखोगे कि और कौन सा आइटम अनबैलेंस्ड है अभी। तो जैसे कार्बन आप देख पा रहे होंगे, कार्बन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 2, एंड ऑक्सीजन यहाँ पे है 1। ठीक है, और 3 × 2 = 6, तो 6 + 1 हो गया 7। और हाइड्रोजन अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 8 आपको दिखेगा और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दिखता है। तो अगर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करें तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, और हाइड्रोजन को यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नाउ सी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अब कितना हो गया 3 × 2 = 6 एंड 4, तो 6 और +4 कितना होता है 10। तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना हो गया 10, एंड रिएक्टेंट में कितना है ऑक्सीजन 2। तो अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, 5 से यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10। तो फाइनली जो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम है वो हो चुका है इक्वल,
ये आपका बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। ये 5 थोड़ा अच्छे से नहीं हो रहा है, ओके आप समझ जाइएगा, यहाँ पे 5 है। तो ये हो गया C3H8 + 5O2 गिव्स आउट 3CO2 + 4H2। 1 को यहाँ पे लिखना कंपलसरी नहीं होता है, 1 नहीं लिखते हैं। कोफिशिएंट में जब 1 होता है तो 1 को नहीं राइट करते हैं। आपने बाकी देखा, बाकी सारे जो एटम्स हैं वो इक्वल हो चुके हैं। तो ये होता है बैलेंसिंग। इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं ये आपका स्टेप है, और मैंने एक एग्जांपल से समझाया है, ठीक है। इसके बाद जो एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस हैं आप उसे कर लेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगली साइड में आप देखोगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन मिलेगा आपको। टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितने तरह के होते हैं आप देखते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। आपके जो है इसमें एशान में नहीं लिखा हुआ है, एशान वाली बुक में आपको ये सिंथेसिस वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने देखा कुछ बार एग्जाम्स में सिंथेसिस वर्ड करके भी आ गया तो बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा रिएक्शन आ गया। तो कॉम्बिनेशन को ही सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, आप नोट डाउन कर लेंगे। और उसके बाद में आप देखोगे कि क्या रिएक्शन होता है, कैसा रिएक्शन होता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक नया सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी देखो जो है एक तरह से नहीं 3 तरह से हो सकता है। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट, ठीक है, टू फॉर्म अ कंपाउंड, यानी कि 2 एलिमेंट, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट के फॉर्म में है, ना कि कंपाउंड के फॉर्म में है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड, 2 एलिमेंट मिल करके कंपाउंड बना रहे हैं, दैट इज वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर। दूसरा कॉम्बिनेशन आप देखोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड, यानी कि यहाँ पे आप CO कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है और ऑक्सीजन यहाँ पे एक एलिमेंट है, ये दोनों मिलकर के फॉर्म कर रहे हैं। सॉरी इसमें वो नहीं लगा हुआ है, एरो नहीं लगा है, आप जान जाएंगे यहाँ पे बीच में, ठीक है, गिव्स आउट होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये कंपाउंड है। तीसरा जो हम फॉर्म देखेंगे इसका कॉम्बिनेशन का वो ये है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 कंपाउंड्स, 2 कंपाउंड अगर मिलते हैं तो एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है। तो तीनों ही रिएक्शन में आपने देखा कि ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, कोई दो सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसी रिएक्शन का एक दूसरा नाम है सिंथेसिस रिएक्शन। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड नाउ। द सेकंड टाइप इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन इसमें क्या होता है कि ये एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही अपोजिट फॉर्म है, ठीक है, उल्टा है। जैसे इट इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन ए कंपाउंड ब्रेक्स डाउन। ये समझना आपको कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में नाम में ही है डीकम्पोजिशन। तो इसमें क्या होता है कि कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेज बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो डीकम्पोजिशन होता है वो हीट या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। कोई एक कंपाउंड 2 या मोर देन 2 सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी से डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ से इलेक्ट्रोलिसिस की आपकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन भी आ सकता है 1 मार्क्स में। द डीकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन हो गई कि ऐसा मतलब रिएक्शन जिसमें क्या करते हैं, ऐसा डीकम्पोजिशन जब हम किसी सब्सटेंस का डीकम्पोजिशन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व करके करते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अगला जो टाइप है वो है सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तीसरा टाइप है। इट इज अ केमिकल चेंज इन विच एटम ऑफ वन एलिमेंट रिप्लेस द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है, फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। तो आप देखोगे कि यहां पर मैं इसको थोड़ा और जूम कर दूं, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक एलिमेंट है, ये एक कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है और ये कंपाउंड है। तो इसमें होता क्या है कि सब्स्टिट्यूशन में
या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये एक एलिमेंट है मैग्नीशियम और ये दूसरा कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो होता ये है कि इसमें आप देखोगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक, आगे हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में होता यह है कि जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स है, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन को वो क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के बाद ये आ गया यहाँ पे MgSO4 और हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बन जाता है H2O। ठीक है, तो ये चीज हो गई। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा होता है कि कोई एक एलिमेंट किसी कंपाउंड के किसी एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करके खुद आ जाता है। ठीक, तो एलिमेंट वही आएगा जो हायर रिएक्टिव होगा। नाउ द थर्ड के बाद है फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन क्या है, देखिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट इसका नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड है NaCl सोडियम क्लोराइड, आप दूसरा कंपाउंड देख पा रहे होंगे AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। तो इसमें क्या होता है कि इसके दोनों कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। सोडियम आ जाएगा NO3 के पास और उसके बाद में जो सिल्वर है वो क्लोरीन के पास आ जाता है। तो ये जो एलिमेंट्स का इंटरचेंजिंग होता है उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज जिसे कहा जाता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। ऊपर जो दिया हुआ है ये एक फॉर्मूले के फॉर्म में है कि A पॉजिटिव B निगेटिव C पॉजिटिव D निगेटिव। तो A जो है वो D के साथ आ जाता है और B आ जाता है C के साथ। तो आपको मालूम है कि जो अपोजिट आयंस है वही ऐड होते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट का देखिए 2 फॉर्म दिया हुआ है, 2 टाइप है, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। तो प्रेसिपिटेशन क्या है, तो जो एबव रिएक्शन है उसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो फॉर्म हो रहा है वो एक वाइट फॉर्म में, और ये देखिए नीचे जो एरो लगा है ना, ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये एरो का मतलब ये होता है, डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है कि प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि ऐसा सब्सटेंस, एक हार्ड सब्सटेंस जो है उसके डाउन में, ठीक है, बेस में एक नया जो है सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक, और वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेट। तो ये प्रेसिपिटेट की होगी डेफिनेशन। ए रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है। और प्रेसिपिटेशन जो है क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है और रिएक्शन में फाइनली वो बेस में आकर के रुक जाता है, सेपरेट हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट एंड आर ए बेस एंड एन एसिड। ठीक है, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो क्या होता है, वो एक बेस होता है और एक एसिड होता है, जिसमें आयंस क्या होते हैं, आयंस रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसीलिए हम कहते हैं इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और बेसिकली देखिए ये जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन और OH यानी क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन H+ और OH- आयन के बीच का रिएक्शन होता है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर इसको हम शॉर्ट में रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लासिकल कंसेप्ट क्यों कि इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि इसका 2 कंसेप्ट है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट आपको मिलेगा, इसके बाद में बताता हूँ। क्लासिकल कंसेप्ट आप देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का। तो पहला क्या है, ऑक्सीडेशन इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि किसी रिएक्शन में और अगर ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लेकर समझाया है कि देखिए जैसे मैग्नीशियम है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, तो ये एक यहाँ पे ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। द सेकेंड वन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एक कंपाउंड है हाइड्राइड, यहाँ पे आपको मिलेगा हाइड्राइड आयन, हाइड्रोक्साइड एसिड है, सॉरी इसमें स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है, हाइड्रोक्साइड एसिड है ये, और इसका जो आप देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन रिमूव होकर के हाइड्रोजन सेपरेट हो गया, आयोडीन अलग हो गया। तो यहाँ पे दो रिएक्शन आपने देखा जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के ऐड होने को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, या फिर हाइड्रोजन के रिमूव होने को भी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन की बात अगर करें तो रिडक्शन में इसी का उल्टा हो जाता है, वो मैंने लिखा नहीं है, आप खाली आप जान जाओ कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन में इसी का जस्ट वाइस वर्सा होता है कि अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो या हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हों, ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो रिएक्शन होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन ही होते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैग्नीशियम है और सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड से जो हाइड्रोजन है H2, ठीक है ना, वो रिमूव हो जाता है यहाँ पर आकर के प्रोडक्ट में रिमूव हो जा रहा है। तो हाइड्रोजन के रिमूव होने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीजन के ऐड होने को और ऑक्सीजन को ऐड होने को या हाइड्रोजन के रिमूव होने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, और इसी का जो उल्टा होगा वो रिडक्शन कहलाएगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर H2SO4 का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। और जो सल्फेट है आप देख पा रहे हो कि यहाँ MgSO4 है और हाइड्रोजन गैस यहाँ मतलब हाइड्रोजन लिबरेट हो गया। तो यहाँ पर Mg का क्या हो रहा है, MgSO4, और दूसरे साइड में आप देखो कि हाइड्रोजन यहाँ, तो Mg का कुछ नहीं हो रहा है। Mg आप देखोगे MgSO4 के साथ आ रहा है ना, ठीक है। तो MgSO4 के साथ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फेट जो है, सल्फेट आयन, उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पे आप देख पाओगे कि इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर इस कंपाउंड में रिडक्शन हो रहा है। तो बस एक एग्जांपल से आप क्लियर है ये कि जो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसी में आपको देखना है दो चीज़ और कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो ऐसा सब्सटेंस दैट ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, यानी कि जहाँ से आप ये कह लो कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, और जिस कंपाउंड का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसी का उल्टा है कि अ सब्सटेंस दैट ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन, यानी ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का एडिशन। तो ऑक्सीजन का एडिशन तभी होगा जब किसी दूसरे सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव होगा या फिर उस साइड से ऑक्सीजन हटेगा, रिएक्टेंट से या प्रोडक्ट से। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जिससे ऑक्सीजन जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट खाली इसको आप समझ लेना है, आप फिर ये हायर क्लासेस में है, 11th में है, आपको मिलेगा कि द प्रोसेस इन विच देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से देखें तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन में आप देखोगे कि ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो अब इसके बाद फाइनली ऑक्सीडेशन की वजह से आपको दो चीजें आपको नेचर में देखने को मिलेंगी, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करते हैं हम। तो सबसे पहले कोरोजन, मैनी मेटल आर केमिकली एक्टिव एलिमेंट एंड गेट इजिली अफेक्टेड बाय सब्सटेंस लाइक मॉइस्चर, एयर, एसिड एसेट्रा। तो बच्चों ज़्यादातर जितने भी मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स केमिकली रिएक्ट करते हैं और वो ईजिली अफेक्ट हो जाते हैं, जैसे मॉइस्चर से, एयर से या एसिड से वो ईजिली अफेक्ट हो जाते हैं, यानी उनसे रिएक्शन होता है उन्हें।
तो वी क्या होता है, वन मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड आयरन आर्टिकल्स दैट आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर, ठीक है, when left for some time this process is commonly known as rusting of iron। तो यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में लिखा हुआ है कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है कि अगर आप आयरन आर्टिकल्स को कुछ समय के लिए, शुरू में क्या होता है, बहुत शाइनी होता है, बहुत इसमें चमक होती है, उसके बाद हम कुछ समय के लिए अगर इसे हम मॉइस्चर वाले प्लेस पे छोड़ दें, है ना, जैसे ऐसे प्लेस पे जहाँ नमी हो, तो कुछ समय के बाद में क्या होता है कि उस पर एक लेयर बन जाती है जिसको हम रस्ट कहते हैं, ठीक। और इसके अलावा आयरन के अलावा और भी जो एलिमेंट्स हैं जैसे कॉपर है, तो कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर वेजल के जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, यानी उसके जो बर्तन होते हैं या कॉपर के जितने भी जो भी कलाकृतियाँ बनती हैं, ठीक है, अगर उसको हम एयर या वाटर में एक्सपोज कर दें तो क्या होगा, वो भी धीरे धीरे उसके ऊपर ग्रीन ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, ठीक है, उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। और इसी तरह से हम अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर पे भी कोरोजन होता है, सिल्वर पे जब कोरोजन होता है तो उसके ऊपर ब्लैक ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है, इसीलिए जो चांदी है वो थोड़ा थोड़ा काला पड़ जाता है अगर उसको हम क्या करते हैं, एक्सपोज कर दें मॉइस्चर या एयर में, ठीक है। तो जो हैवीएस्ट मेटल लेड होता है उसमें भी मॉइस्चर अगर कर दिया जाए, मतलब मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में वो रहे, तो उसमें भी क्या होगा, कोरोजन होगा। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट थिंग है, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा हुआ है कि द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है, यहां से ये, तो द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जांपल ऑफ कोरोजन इन विच द ऑक्साइड फॉर्म्ड ए स्ट्रांगली बॉन्ड। तो बच्चों कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सिल्वर पे जब कोरोजन होता है, सिल्वर पे कोरोजन होता है तो वो उसको फर्दर इफेक्ट नहीं करता, जबकि आयरन में जब कोरोजन होता है यानी रस्टिंग होती है तो वो पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, वो धीरे धीरे वो डीके होने लगता है। लेकिन यहीं पे आप सिल्वर पे देखोगे या फिर कॉपर में, तो कॉपर और सिल्वर में ऐसा नहीं होता। कॉपर में और सिल्वर में क्या होता है कि एक बार जब उसकी लेयर बन जाती है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बन जाता है, उसकी जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको फर्दर कोरोजन नहीं करने देता, उसके बाद जो है वो कोरोजन नहीं करने देता है। और आयरन के केस में ऐसा नहीं है, आयरन की जो रस्टिंग की बॉन्डिंग है वो उतनी अच्छी नहीं होती, वो वीक होती है, इसलिए वो आगे भी कोरोजन कंटिन्यू होता रहता है। तो एक तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि सिल्वर और कॉपर के लिए जो कोरोजन है वो एक तरह से अच्छी चीज है, ठीक है, कि वो उसका फर्दर कोरोजन नहीं होने देता है, एक बार कोरोजन होने के बाद में वो उसको उसके बाद में कोरोजन नहीं होने देता, ये एक अच्छी चीज है। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एंड लास्ट पॉइंट इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है? द अनप्लीजेंट चेंज इन द फ्लेवर एंड ऑर्डर ऑफ फूड इज कॉल्ड रैंसिडिटी। यानी कि कोई भोजन जो है, कोई खाना है, कुछ समय रखने के बाद में उसके फ्लेवर और ऑर्डर में क्या होता है, चेंज हो जाता है, यानी उसमें थोड़ी ऑर्डर आ जाती है, उसमें बदबू आ जाती है। और ऐसा क्यों होता है इसको हम समझेंगे। ऐसा होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द रेंसिडिटी इज द डीके ऑफ फैट्स एंड फैटी फूड्स। तो ऐसे ज़्यादातर भोजन में जो भी आप खाते हैं उसमें फैट होता है, ठीक है ना। तो फैट खास करके तेल से बने हुए चीज में, ऑयल क्या है, एक फैट ही है। तो ऑयल से जो बने हुए भोजन है उससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद जो फैट्स होते हैं वो डीके होने लगते हैं, वो खराब होने लगते हैं। तो सब्सटेंस विच रिटार्ड फैट ऑक्सीडेशन और रैंसिडिटी आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। और ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। कुछ आप समझ गए एंटीऑक्सीडेंट क्या है? ऐसे मतलब इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि आपको मालूम रहे, सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएं। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, ऑक्सीडेशन या फिर रैंसिडिटी को रोकते हैं। तो और कैसे रोका जा सकता है रैंसिडिटी को रोकने का? एक तो ये तरीका है कि एंटीऑक्सीडेंट मिला दो, ठीक। और दूसरा तरीका क्या है कि जैसे
जैसे आप देखते होंगे कि चिप्स वाले पैकेट में, ठीक है, हवा भर के आता है, खूब फूला फूला पैकेट होता है ना। तो हम लोग सोचते हैं कि ये तो खाली हवा भर के बेच रहे हैं, है ना, और जो है हमें लगता है कि ये कंपनी बेवकूफ़ बना रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो जो हवा होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं उसमें, और उसमें पहले क्या करते हैं कि उसको जो है एयर टाइट करते हैं, उससे ऑक्सीजन को निकालते हैं, उससे जितनी भी गैसेज हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेज है, उसको हम रिमूव करते हैं, फिर ऐसी गैस भरते हैं जिससे जो है जिसमें ऑक्सीजन ना हो, तो नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। और नाइट्रोजन गैस डालने के बाद में उसको इंश्योर किया जाता है कि उसमें ऑक्सीजन ना हो, ठीक है। और जो है उसको इस तरह से ऑक्सीजन को रिमूव करने से नाइट्रोजन गैस या कोई दूसरी गैस भर के हम इसको बचा सकते हैं, ताकि उसका फर्दर उसका क्या ऑक्सीडेशन ना हो। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो रैंसिड नहीं होगा, वो खराब नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे कंप्लीट किया, और आपके चैप्टर का जितना कंसेप्ट था, इस चैप्टर में जितना भी कंसेप्ट्स है वो कवर हो चुका है, ठीक है ना। आप यहाँ से नोट्स बना लेंगे और एक्सरसाइज आपको करने हैं, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो क्वेश्चन इसके बाद देखिए, ये चैप्टर खत्म हो गया, द एंड। और देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट में लिखा है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पिक्चर इसलिए बाकी है बच्चों क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आएगा वो टॉप 30 MCQ का वीडियो होगा, ठीक है, टॉप 30 MCQ। और वो इस चैप्टर पे बेस्ड होगा, जिससे आपका ये पूरा जो कंसेप्ट है वो रिवाइज हो जाएगा। फिर हम मूव करेंगे अनदर चैप्टर पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयर लाइक। और वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट में बताइएगा मुझे, ठीक है। थैंक यू।